Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of Science Curiosity. तो अभी तक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ गो थ्रू दैट. सो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं वो देखेंगे. ये इस चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा. तो यहाँ पर आप कंटेंट शीट देख सकते हैं. 4 चैप्टर्स मतलब 3 तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं. चैप्टर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल, और चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड दियर कंपोनेंट्स. तो ये तीनों चैप्टर्स तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. आज से चैप्टर नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट है, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है चैप्टर में. Yashwant and Anandi live in a village in Rajasthan. Their school has assigned them a project to learn about craftsperson who work with metals. तो यशवंत और आनंदी जो हैं वो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते हैं और उनके स्कूल ने उन्हें एक असाइनमेंट दिया है जिसमें कि उन्हें जो क्राफ्ट्स पर्सन होते हैं, जो क्राफ्ट्स वर्क करते हैं, उनके बारे में, वो मेटल का यूज़ कैसे करते हैं, उन्हें ये पता लगाना है. दे डिसाइडेड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ हु प्रैक्टिसेस दिस क्राफ्ट. तो उन्होंने इस एक्टिविटी के लिए जो लोकल आयरन स्मिथ थे उनके पास जाने का डिसाइड किया. आयरन स्मिथ किसे कहते हैं? जो आयरन से क्राफ्ट्स करते हैं, आयरन से अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, उनको हम आयरन स्मिथ बोलते हैं. यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट योर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी दैम. यशवंत और आनंदी ने अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ चलने. दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दीज आयरन स्मिथ मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ daily use. They interact with an elderly craftsperson सुदर्शन अंकल. और वो इस बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि आयरन स्मिथ हमारी डेली की चीज़ें मेटल से कैसे बना देते हैं, और इसके लिए वो एक बहुत बूढ़े क्राफ्ट्सपर्सन थे जिनका नाम था सुदर्शन अंकल. उनसे मिले. तो यशवंत उनसे कहता है विच आइटम्स डू यू जनरली मेक. आप सबसे ज़्यादा कौन से आइटम्स बनाते हैं? तब सुदर्शन अंकल बोलते हैं जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज फ्लैट पैन्स, बकेट्स, टोंग्स एंड फार्मिंग टूल्स लाइक स्पेड्स, एक्सेस, ट्रॉवल्स एंड रेक्स. तो उन्होंने कहा कि जनरली हम डेली यूज़ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं इस तरह के आइटम्स बनाते हैं, जैसे कि तवा, फ्लैट पैन्स मीन्स तवा, buckets means balti, tongs means chimta, farming tools like spades means फावरा, axes means कुल्हाड़ी, और trowels means खुरपी. इस तरह की चीज़ें वो बनाते हैं. तब आनंदी बोलती है व्हाट मटेरियल दे आर मेड ऑफ. वे किस मटेरियल की बनी हुई होती हैं. अब यहाँ पे देखो नीचे जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें किस तरह से जो क्राफ्ट्स पर्सन है या फिर जो आयरन स्मिथ है, यहाँ पे ये सुदर्शन अंकल हैं, वो किस तरह से लोहे को बीट करके और अलग अलग शेप्स देते हैं और उनसे अलग अलग हमारे यूज़ की चीज़ें बनाते हैं. तब आगे सुदर्शन अंकल बताते हैं, क्योंकि आनंदी ने उनसे पूछा था कि आप कौन से मेटल्स का यूज़ करते हैं, तो सुदर्शन अंकल उन्हें बताते हैं वी यूज़ आयरन मेटल टू मेक दीज आइटम्स. हम इन्हें बनाने के लिए आयरन मेटल का यानी कि लोहे के मेटल का यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड. और जहाँ पे ज़रूरत होती है हम वहाँ पे वुड का, वुड मीन्स लकड़ी का भी यूज़ करते हैं उनके हैंडल्स बनाने के लिए. जैसे आपने तवा देखा होगा तो तवा वैसे तो लोहे का होता है लेकिन उसका हैंडल जो होता है वो लकड़ी का होता है जिससे वो गर्म ना हो ज़्यादा. एडिशनली और साथ ही में वी यूज़ कोल इन आवर फर्नेसेस टू हीट द आयरन. और इसके साथ ही हम अपनी भट्टियों में, फर्नेसेस बोलते हैं जिसमें लोहे को गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, उसमें हम कोल का यानी कोयले का भी यूज़ करते हैं. सुदर्शन इज़ हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस. उन्होंने दिखाया कि सुदर्शन वहीं पर एक आयरन ब्लॉक को, आयरन का एक पूरा ब्लॉक था बड़ा, उसको अपनी फर्नेस में गर्म कर रहे थे. इट हैज़ बिकम रेड हॉट. और अब ये बिल्कुल रेड कलर का हो गया है, इतना गर्म हो गया है. ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विद अ हैमर. और उन्होंने इसे एक हैमर की हेल्प से, हैमर बोलते हैं हथौड़े की हेल्प से बीट करना, इसके ऊपर मारना स्टार्ट कर दिया. आनंदी इज़ अमेज्ड एंड आस्क. आनंदी बहुत अमेज्ड थी और उसने पूछा व्हाई आर यू बीटिंग इट. आप इसे क्यों बीट कर रहे हैं, इसे
क्यों पीट रहे हैं ऊपर से? तो सुदर्शन बोलते हैं आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स। मैं इसे इसलिए पीट रहा हूँ जिससे ये एक्स की शेप ले ले। एक्स मतलब कुल्हाड़ी की शेप में आने तक बीट करते हैं। तब आनंदी बोलती है वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू अ फ्लैट शेप। तो आनंदी सोचती है, बोलती है कि मतलब लोहा जो इतना मजबूत होता है उसको भी हम बीट करके ऐसे हथौड़ी से उसके ऊपर बीटिंग करके क्या उसको भी फ्लैट कर सकते हैं और एक फ्लैट शेप में ला सकते हैं। कैन वी डू दिस विद अदर मेटल्स एज वेल? क्या हम दूसरे मेटल्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? तब यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चंस। शायद आपके पास भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके दिमाग में भी। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विद दिस मेटल्स। तो चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं कि हम इन मेटल्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं और इनके बारे में क्या क्या सीख सकते हैं। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की। तो सबसे पहले दिया हुआ है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है? ये एक्टिविटी 4.1 दी हुई है। इसे करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि मैलिएबिलिटी क्या होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले, क्या सावधानी रखनी है? कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन अडल्ट। किसी बड़े के साथ ही आपको ये एक्टिविटी करनी है, अकेले में नहीं करनी है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कलेक्ट सम वेस्ट पीसीज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन नेल, अ पीस ऑफ कोल, अ पीस साइज्ड लंप ऑफ सल्फर मीन्स गंधक एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड। सो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे दी गई हैं हमें लाना है, जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े जो कील होती हैं लोहे की, वो लानी है, ठीक है। कॉल का टुकड़ा लाना है, फिर सल्फर का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, लकड़ी का भी एक टुकड़ा लेना है। नेक्स्ट इज recall the chapter material around us in the grade 6 science textbook curiosity and observe the appearance of the above items. Are they lustrous? Also note whether they are hard or soft and record your observation in table 4.1. तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है लस्ट्रस। शायद आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था लस्ट्रस का मीन्स क्या होता है? ऐसे मटेरियल्स जिनमें चमक आती है। ओके, चमक को बोलते हैं लस्ट होना। किसी भी मटेरियल में लस्ट होना, तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं लस्ट्रस। ओके, तो उसमें यहाँ पे जितने भी मेटल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने भी मेटल्स हैं, ये एल्यूमिनियम, आयरन, इसके बारे में हमें देखना है कि क्या इनमें से चमक आ रही है। अगर चमक आ रही है तो हम इनको क्या बोलेंगे? लस्ट्रस बोलेंगे। ओके, क्या वो हार्ड हैं या फिर वो सॉफ्ट है, ये भी हमें बताना है और फिर इस टेबल को कंप्लीट करना है। देन नाउ place each of these items one by one on any hard surface and beat them with a hammer. अब इनमें से हर एक चीज़ को अलग अलग करके, जैसे कील है या फिर कोई भी चीज़ है, सबसे पहले देखो यहाँ पे इमेज में इन्होंने कील रखी हुई है, उसको इस तरह से हैमर की हेल्प से बीट करना है। ओके, हर एक चीज़ का जो जो भी आपने सामान इकट्ठा किया है, सारे सामान को एक एक करके इस तरह से हैमर से बीट करना है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? आपको क्या लगता है कि क्या होगा? डू द ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लाइटली फ्लैटनड और डू दे ब्रेक इनटू पीसेज? तो आपको क्या लगता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लैट हो जाएंगे या फिर वो पीसेज में ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे अलग अलग? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। और इस तरह से आपको यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.1 दी हुई है उसमें रिकॉर्ड करना है। तो चलिए आगे, जैसा कि ये टेबल दिया हुआ है आप देख सकते हैं, अपीयरेंस, हार्डनेस एंड इफेक्ट ऑफ हैमरिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स। क्या क्या होता है इन चीज़ों का? जैसे इधर की साइड तो हमें ऑब्जेक्ट्स यानी मटेरियल्स दिए हुए हैं, पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ एल्यूमिनियम है, आयरन नेल, पीस ऑफ कोल, लंप ऑफ सल्फर और ब्लॉक ऑफ वुड। इसके बाद यहाँ पे अपीयरेंस लिखना है। अपीयरेंस मीन्स लस्ट्रस है या फिर नॉन लस्ट्रस है। जिसमें चमक आ रही है वो लस्ट्रस रहेगा और जिसमें चमक नहीं आ रही है वो नॉन लस्ट्रस रहेगा। उसके बाद ये हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, और लास्ट में जो ये है इसमें लिखना है इफ़ेक्ट ऑफ हैमरिंग। हैमरिंग करने से इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये फ्लैट हो गया या फिर पीसीज में टूट गया है। अभी मैं आपको कंप्लीट टेबल दिखाऊंगी जिसमें सभी आंसर्स लिखे हुए हैं, मैं आपको समझा दूंगी। ओके,
तो इसका आंसर है, आप यहाँ पर ये टेबल देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले है पीस ऑफ कॉपर। पीस ऑफ कॉपर जो होता है वो लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मीन्स इसमें से चमक आती है। आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे जो मंदिर में रखे होते हैं ना, तो उसमें से कैसे चमक आती है ना। फिर उसके बाद है ये हार्ड होते हैं, सॉफ्ट, वो काफ़ी हार्ड होते हैं, है ना। और फिर इफेक्ट ऑफ हैमरिंग। हैमरिंग का इफेक्ट क्या होता है इस पर, तो ये फ्लैटन हो जाते हैं, एक साइड से फ्लैट हो जाते हैं उधर की साइड से, जिधर की तरफ भी आप बीट करेंगे, टूटता नहीं है। सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम में भी है, ये भी लस्ट्रस होता है, चमक आती है, इसमें हार्ड होता है और ये भी फ्लैट हो जाता है। नेक्स्ट है आयरन नेल। आयरन नेल मीन्स लोहे की कील, ये भी लस्ट्रस होती है, हार्ड होती है और साथ में फ्लैट हो जाती है। ओके, क्योंकि कील के ऊपर जब आप हथौड़ी से बीट करेगी तो वो टूटेगी नहीं, फ्लैट हो जाती है। फिर पीस ऑफ कोल। कोयले का टुकड़ा जो होता है उसमें से चमक नहीं आती है ना, तो वो नॉन लस्ट्रस होता है, सॉफ्ट होता है साथ में और अलग अलग पीसेस में टूट जाता है। नेक्स्ट इज लंप ऑफ सल्फर। पीसाइज्ड, नॉन लस्ट्रस होता है, सॉफ्ट होता है और ब्रेक्स इनटू पीसेस, ये भी पीसेस में अलग अलग टूट जाएगा। लकड़ी अगर लेते हैं तो लकड़ी में से भी कोई चमक नहीं आती है और ये सॉफ्ट होती है और ये नीदर फ्लैटन्स नोर ब्रेक्स, ना ही तो ये टूटती है और ना ही फ्लैट होती है। सो अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इस टेबल को आप इस तरह से कंप्लीट कर लेना। नाउ एनालाइज टेबल 4.1। ये जो टेबल अभी हमने फिल की है, इसको एनालाइज करना है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड हार्ड। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो जो लस्ट्रस भी हैं और हार्ड भी है। तो ऐसे कौन कौन से थे, पीस ऑफ कॉपर है, पीस ऑफ एल्यूमिनियम है और आयरन नेल है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर लस्ट्रस, ये तो हमने अभी भी देखा है, इन अपीयरेंस एंड आर हार्ड, और हार्ड भी होते हैं। लस्टर शोज बाय मेटल्स इज नोन एज मेटालिक लस्टर। मेटल से अगर हमें लस्टर शो हो रहा है, चमक आ रही है, तो हम उसे बोलते हैं मेटालिक लस्टर। ओके, materials like copper, aluminum and iron are known as metals, whereas coal, sulfur and wood are known lustrous and not as hard as metals। तो कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, ये तीनों क्या कहलाते हैं, इस तरह के मटेरियल्स जो लस्ट्रस होते हैं और हार्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं मेटल्स। जबकि कोल, सल्फर और वुड जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं और मेटल्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं। आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड? क्या सभी मेटल्स हार्ड और सॉलिड होते हैं? नॉट रियली, नहीं। सब मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें नाइफ से भी काट सकते हैं। There is one metal, mercury, that is found in a liquid state at room temperature। एक मेटल और होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बारे में आपने लास्ट क्लास में टेम्परेचर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि थर्मामीटर में यूज़ होती है ना। मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पर, विच यू माइट हैव सीन इन थर्मामीटर्स, जो आपने थर्मामीटर्स में देखी होगी। रिकॉल द चैप्टर थर्मामीटर्स एंड इट्स मेजरमेंट। मैंने अभी बताया कि थर्मामीटर और टेम्परेचर और मेजरमेंट वाले चैप्टर में हमने थर्मामीटर के बारे में पढ़ते हुए जाना था। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उसमें मर्क्यूरी का यूज़ किया जाता है। Which objects did you find become flat on beating with a hammer? कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कि हैमर से बीट करने पर फ्लैट हो गए? You must have observed that object such as a piece of copper, an iron nail and a piece of aluminum become flat when beaten। तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया, अपनी टेबल खोल के देखिए कि जो कॉपर था, एल्यूमिनियम था और आयरन नेल था, जो कि लस्ट्रस भी थे, हार्ड भी थे, उन्हें जब हमने बीट किया तो वो फ्लैट हो गए थे। वेयर आज जबकि जो अदर ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स थे जैसे कोल था, वुड का पीस था, है ना, और सल्फर था, वे उन्होंने डिफरेंटली बिहेव किया था। वो या तो पीसेस में टूट गए थे या फिर उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मटेरियल्स को बीट करके एक बारीक सी शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। मोस्ट मेटल्स possess दिस प्रॉपर्टी। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल शीट्स?
बहुत सारे मेटल्स में प्रॉपर्टी होती है, तो क्या आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कोई सा भी जिसमें मेटल शीट आप देख सकते हो कि उसे अगर हम बीट करें तो एक पतली सी शीट में, थिन शीट में बदल जाएगी। यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉइल ऑन सम स्वीट्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल यूजिंग फॉर रैपिंग फूड आइटम्स। तो आपने अपने घर में एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा जिसमें आप लंच पैक करते हैं ना, लंच बॉक्स लाते हैं आप लोग, तो उसमें देखते होंगे जो रोटी रैप करके देती है उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉइल ही तो होता है ना वो भी। तो वो एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। और फिर कुछ मिठाइयाँ होती हैं जिनके ऊपर सिल्वर फॉइल लगाया जाता है, वो सिल्वर से बना हुआ होता है। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू देयर मेलिएबिलिटी। और ये किस वजह से बनते हैं? क्योंकि उनके मेलिएबिलिटी की वजह से। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। और गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स होते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी कौन से मेटल्स में होती है? गोल्ड और सिल्वर में। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के जो हम ज्वेलरीज पहनते हैं, बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना मैलिएबल होता होगा, कितना हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। ओके, नाउ अ पीस ऑफ कोल और अ लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शो हिज बिहेवियर। कोल का पीस हुआ या फिर सल्फर का एक छोटा सा लंप हुआ, तो उनमें ये वाला बिहेवियर हमें देखने को नहीं मिलता है, मेलिएबिलिटी उनमें नहीं देखने को मिलती है। दे ब्रेक इनटू पीसेस। जब हम उनको बीट करते हैं तो वो थिन शीट में बदलने की बजाय पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। एंड आर सेड टू बी ब्रिटल। और उनको हम ब्रिटल बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि वुड नाइदर गेट्स फ्लैटन इनटू अ शीट नॉर ब्रेक्स इनटू पीसेस। और जो लकड़ी का टुकड़ा था वो ना ही तो फ्लैटन शीट में कन्वर्ट हुआ और ना ही वो पीसेस में टूटा। देयरफॉर वुड इज नीदर मैलिएबल नॉट ब्रिटल। तो इसलिए जो वुड है वो ना ही तो मैलिएबल है और ना ही ब्रिटल है। ओके, मैलिएबल अगर थिन शीट में अगर हम उसको बीट करते हैं और थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए तो वो होता है मैलिएबल। और ब्रिटल बोलते हैं अगर हम उसको बीट करें किसी भी मेटल को और वो अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाए तो हम उसको बोलते हैं ब्रिटल। ओके, नाउ होलिस्टिक लेंस में दिया हुआ है यहाँ पर द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो सभ्यता का विकास हुआ है, सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, उसमें आयरन का क्या रोल है। तो हमने मतलब आपको 4th चैप्टर जो अभी कराया हिस्ट्री का, उसमें देखा था कि कैसे आयरन जब लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था तो एग्रीकल्चर आसान हो गया था, क्योंकि लोहे के हल बनने शुरू हो गए थे, है ना, जिससे कि खेतों में मतलब खेतों को रेडी करना आसान हो गया था। पहले लोग जो थे वो हैंडमेड टूल से या फिर लकड़ी से या मिट्टी को रेडी करते थे बीज बोने के लिए, तो ज़्यादा खेती नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही लोहे वाले हल आ गए या ट्रैक्टर्स जैसा हम बोल सकते हैं वो यूज़ करने लगे, तो ये सारी चीज़ें खेती को आसान बना दिया इन सब चीज़ों ने। ओके, सो यहाँ पे यही दिया हुआ है इन द ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड यू लर्नड अबाउट दी हरप्पन्स। तो आपने ग्रेड 6 की सोशल साइंस की बुक में हरप्पन्स के बारे में पढ़ा था। दे न्यू हाउ टू यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड। और उन्हें कौन कौन सी मेटल्स के बारे में पता था? कॉपर एंड गोल्ड के बारे में। दे यूज दीज मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम यूटेंसिल्स टू ज्वेलरी। और वो इन मेटल्स का यूज़ किस लिए करते थे? काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने में, बर्तनों से लेकर ज्वेलरी तक। However, you hardly find any evidence of the Harappans using a very prominent metal, iron, which you see a lot around today. This is because it took a long time before iron was used in day-to-day एक्टिविटीज़। लेकिन जब आपने हरप्पन कल्चर पढ़ा था तो बाकी चीज़ें जो हमने देखी थी वो गोल्ड का यूज़ करते थे, फिर हमने देखा था कॉपर का भी यूज़ करते थे। लेकिन कहीं भी हड़प्पन कल्चर पढ़ते वक्त हमने ये नहीं देखा कि वो आयरन मेटल का यूज़ करते थे, क्योंकि उस वक्त के लोग आयरन से परिचित नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि आयरन भी कोई चीज़ होती है, जो कि आज की दुनिया में हम इतनी आसानी से लोहे की चीज़ें देख सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी हम लोहे की बनी हुई चीज़ें देखते हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बहुत टाइम बाद लोगों ने आयरन को पहचाना था। However, once the use of iron gained prominence in the times that followed, it contributed significantly to the progress of civilization in India. For instance, due to its strength, agricultural tools like plows made from iron were such superior to those used previously. लेकिन एक बार जैसे ही आयरन के यूज़ को लोगों ने पहचाना, उसके बाद इसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल
प्ले किया, सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता के विकास में भारत में, है ना। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पहले जो खेतों को रेडी करने के लिए टूल्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में आयरन के मेड प्लॉज यूज़ होने लगे, वहाँ पे एक्सेस भी आयरन की आ गई, है ना। ओके, what could be the potential reason that it is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या रीजंस रहे होंगे, क्या वजह रही होगी कि लोगों ने कॉपर का डिस्कवरी जल्दी कर लिया जबकि एज कम्पेयर टू द आयरन। तो इसका एक आंसर यहाँ पे आपको बताती हूँ कि कॉपर जो है वो ईजियर टू एक्सट्रैक्ट है, कॉपर को हम आसानी से निकाल सकते हैं, माइंस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पे वर्क कर सकते हैं, बिकॉज it occurs in nature in a relatively pure form and melts at lower temperature than iron। ये कम टेम्परेचर, जैसे कि हमने देखा था सुदर्शन अंकल को जो आयरन को गर्म कर रहे हैं और उसे शेप देने के लिए उसे बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, जबकि कॉपर को हमें इतना गर्म नहीं करना पड़ता। ये लोअर टेम्परेचर पे ही आयरन के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाता है और ईजीली हम इसको शेप दे सकते हैं। तो मेलिएबिलिटी के बारे में हमने जाना कि मेलिएबिलिटी क्या होती है, ऐसे मेटल्स जिनको हम बीटिंग के थ्रू थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनमें लस्ट्रस होता है, जो टूटते नहीं है बीटिंग से, है ना, और जो हार्ड होते हैं उनको हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। इस तरह की क्वालिटीज़ को हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं जो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो फीचर है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी देखते हैं क्या होता है। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ मेटल वायर्स। तो जो मेटल के वायर्स होते हैं उनका यूज़ क्या होता है। यू माइट हैव सीन वायर्स ऑफ metals like copper or aluminium in electrical fittings. Some ornaments like bangles, necklaces, earrings, etc. are also made from metal wires. तो मेटल का वायर का यूज़ करके बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह जैसे कि चूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, नेकलेसेस होते हैं, और फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। मेटल वायर्स प्ले इम्पोर्टेंट फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वीणा, सितार, वायलिन एंड गिटार। तो गिटार, सितार या फिर वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग्स होती है इस तरीके से। देखिए मैं इमेज दिखा देती हूँ यहाँ पे, 2 सेकंड रुकिए। ये देखिए यहाँ पे जो इस तरह की स्ट्रिंग्स होती हैं ये सभी भी मेटल की बनी हुई होती हैं। ये गिटार में भी, यहाँ पे ये वीणा है, वीणा के अंदर भी इस तरह की स्ट्रिंग्स जो लगी हुई होती हैं वो सभी मेटल्स की बनी हुई होती हैं। So this property of materials by which they can be drawn into wires is called ductility। तो ductility किसको बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम उसको एक वायर की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पॉसेस्ड बाय मेटल्स। और इस तरह की डक्टिलिटी यानी कि किसी भी चीज़ को वायर जो हम बना सकते हैं वो केवल मेटल्स से ही बना सकते हैं। ओके
गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। अब देखो गोल्ड इतना ज़्यादा डक्टाइल है, उसमें डक्टिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि केवल 1 ग्राम गोल्ड का आप यूज़ करके 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स इनेबल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द टी स्ट्रेनर विथ मेटल वायर। अब आपने किचन में स्टील की जो टी स्ट्रेनर होती है, चाय छन्नी होती है, वो देखी होगी, तो उस डक्टाइल नेचर की वजह से ही इस तरह के प्रोडक्ट्स बन पाए हैं। क्योंकि जो चाय छन्नी होती है उसमें भी पतली पतली जालियाँ होती हैं, है ना, तो किसकी बनी हुई होती है, मेटल के वायर की ही तो बनी हुई होती है। स्टील वाली छलनी प्लास्टिक वाली प्लास्टिक की बनी हुई होती है, लेकिन स्टील वाली जो छलनी होती है वो मेटल की बनी होती है। तो डक्टिलिटी जो है वो एक फीचर है मेटल का, उस पर डिपेंड करता है। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और सल्फर? क्या आपने कभी कोयले या फिर सल्फर की बनी हुई वायर्स देखी या नहीं देखी होंगी? ऑब्वियसली नोट। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नो डक्टाइल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोल और जो सल्फर है वो डक्टाइल नहीं है। डक्टाइल मीन्स जब हम किसी भी शीट को खींचकर या फिर किसी भी चीज़ से लगाकर हम उसको एक बारीक वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डक्टाइल। अब तक हमने 2 फीचर्स पढ़े हैं, पहला है मैलिएबिलिटी जो बोलते हैं थिन शीट में कन्वर्ट कर देना, और दूसरा है डक्टिलिटी दैट इज थिन वायर में कन्वर्ट कर देना। ओके, डाइव डीपर में देखते हैं। डू यू नो दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कार्बन wires can support heavy loads. Therefore, they are used in suspension bridges and in cranes to lift heavy objects. तो आपको पता है कि आयरन और इसके साथ मिला दो कार्बन। आयरन का यूज़ करके, आयरन और कार्बन का यूज़ करके, जो कार्बन तो नॉन मेटल है और आयरन एक मेटल है, तो इन दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं स्टील। ओके, ये मिक्सचर होता है और स्टील इतना मजबूत हो सकता है कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं जो वायर्स हैं जिससे कि ये ब्रिज को पूरा होल्ड किया हुआ है, संभाल रखा है, हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं इसको। सो ये सारी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? सस्पेंशन ब्रिज में इन वायर्स से, जो स्टील की वायर्स है ना। किससे बनते हैं? आयरन और कार्बन को मिलाकर बनते हैं सस्पेंशन ब्रिजेस। सस्पेंशन मतलब होता है टंगा हुआ। ओके, कोई और सपोर्ट नहीं है, केवल इन स्टील वायर्स का ही सपोर्ट होता है। नाउ थर्ड फीचर देखते हैं, दैट इज सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है? हैव यू एवर नोटिस्ड द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल स्पून और अ मेटल प्लेट और अ मेटल कॉइन इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर? क्या आपने कभी नोटिस किया साउंड को? जब भी कोई मेटल की चम्मच, प्लेट या फिर कोई सिक्का ज़मीन पर गिर जाता है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पीस ऑफ कोल और वुड इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर? और इसकी साउंड को डिफ्रेंशिएट कीजिए कि जब एक पीस ऑफ वुड या फिर पीस ऑफ कोल ज़मीन पर गिरता है और एक पीस ऑफ स्टील मेटल नीचे गिरता है, तो उनकी आवाज़ में क्या अंतर होता है? एक्टिविटी 4.2 है, सोनोरिटी के बारे में हम इससे जानेंगे। पहले यहाँ पे एक बच्चा है, ये बोलता है आई यूज़ द डिफरेंस इन साउंड व्हेन माई स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माई वे। तो मैं अपने रास्ते को ढूंढने के लिए क्या यूज़ करता हूँ? मैं अपनी स्टिक से किसी भी चीज़ पे मार के देखता हूँ कि वो वुड की है या स्टील की है, मेटल की है, क्योंकि उनकी साउंड्स अलग अलग होती है। ओके, कॉशन, बी केयरफुल व्हाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स। जब आप सामानों को नीचे गिराओ तो केयरफुल रहना चाहिए। फर्स्ट है, टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स सच एज अ मेटल स्पून, अ कॉइन, अ पीस ऑफ कोल एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं आपको, जैसे मेटल की स्पून, एक कॉइन, एक पीस ऑफ कोल और एक ब्लॉक ऑफ वुड। ड्रॉप दैम वन बाय वन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, और एक सर्टेन हाइट से, स्टेबल हाइट से आपको उन सबको एक एक करके गिराना है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स? क्या इन ऑब्जेक्ट्स की साउंड में कोई डिफरेंस था? यू वुड ऑब्जर्व दैट द मेटल स्पून एंड द मेटल कॉइन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब मेटल स्पून या फिर मेटल का कॉइन गिरता है तो वो एक रिंगिंग साउंड, कुछ बजने जैसा लगता है, जबकि कोल और वुड जो गिरते हैं तो वो डल साउंड्स बनाते हैं, वो ठक ठक बस इस तरह की आवाज़ें करेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। जबकि जब स्पून या फिर कोई भी मेटल की चीज़ गिरेगी, सिक्का गिरेगा, तो वो छन छन या फिर टन टन की आवाज़ करता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इनेबल्स दैम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। तो सोनोरिटी किसे कहते हैं? मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिनसे कि वो एक रिंगिंग साउंड बना सकते हैं।
उसको बोलते हैं हम सोनोरिटी। एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस इन नेचर, और मेटल्स जो होती हैं वो नेचर में बहुत सोनोरस होती हैं। सोनोरस मीन्स जो रिंगिंग साउंड बना सकती हैं। ओह, द रिंगिंग साउंड ऑफ माई घुंघरूज इज ऑल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। अब देखो जो घुंघरू होते हैं, जो डांसर्स अपने पैरों में बांधते हैं, क्लासिकल डांसर्स, तो उनके जो घुंघरू होते हैं वो भी मेटल्स से बने हुए होते हैं, और इसी वजह से वो छन छन की आवाज़ करते हैं। ओके, अगर घुंघरूओं को हम लकड़ी से बना दें या फिर किसी और चीज़ से, तो क्या वो आवाज़ करेंगे? नहीं करेंगे। नाउ आई अंडरस्टैंड, और इसलिए अब मुझे समझ में आया। यहाँ पे बच्ची बोल रही है द रिंगिंग साउंड ऑफ द स्कूल बेल इज ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। तो आपके स्कूल में जो बेल बजती है उसकी भी आवाज़ किस वजह से है? सोनोरिटी की वजह से, क्योंकि वो भी मेटल की बनी हुई होगी। आप ध्यान देना, लोहे की बनी हुई होती है खासकर। नाउ अब हम फोर्थ फीचर देखते हैं। फोर्थ फीचर क्या होता है? वो होता है कंडक्शन ऑफ हीट। इसे जानते हैं क्या होगा कंडक्शन ऑफ हीट? Have you ever observed the vessels used for cooking in the kitchen? You might have noticed that the vessels used for heating are made of metals. तो क्या आपने कभी किचन में कुकिंग करने वाले वेसल्स मीन्स बर्तनों को देखा है जिनमें हम कुकिंग करते हैं? अगर आपने देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो मेटल्स के बने हुए होते हैं। मेटल्स जैसे कुकर जो होता है वो एल्यूमिनियम का होगा, प्लेट्स जो होंगी वो स्टील की होंगी, कढ़ाई वगैरह होगी वो या तो एल्यूमिनियम की होगी या फिर लोहे की होंगी, इस तरह से। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? जैसा मैंने अभी भी बताया, कुछ मेटल्स के नाम बताने हैं जो वेसल्स का यूज़ करने में, वेसल्स बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम। ओके, डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज़? क्या आपको पता है कि ये मेटल्स यूज़ क्यों की जाती हैं? लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए इसे देखते हैं। एक्टिविटी 4.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी करने से हमें पता चल जाएगा कि फोर्थ जो फीचर है मेटल्स का वो क्या है। 3 फीचर्स अब तक आपको याद हो गए होंगे। कौन कौन से होते हैं? मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। एक बार रिकॉल कीजिए कि मेलिएबिलिटी किसको बोलते हैं जल्दी से, इसके बाद डक्टिलिटी किसको बोलते हैं, और उसके बाद सोनोरिटी किसको बोलते हैं। ओके, नाउ फोर्थ इज कंडक्शन ऑफ हीट। क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन अडल्ट। किसी बड़े की सुपरविजन में ये एक्टिविटी करनी है। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग हॉट वाटर, और जब आप गर्म पानी को पकड़े तो सावधानी से पकड़े। प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल। तो जिस तरह से दिखाया हुआ है इस तरह से एक ग्लास को टेबल पर रख देंगे। फिल इट विद हॉट वाटर, और इसे गर्म पानी से भर देंगे। मेक अ मेटल स्पून एंड अ वुडन स्पून ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड थिकनेस। अब आपको क्या लेना है? एक वुडन स्पून लेनी है जैसे यहाँ पे ली हुई है, और एक मेटल की स्पून लेनी है, लगभग सेम साइज़ की और सेम थिकनेस की होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि लकड़ी वाली मोटी हो या फिर स्टील वाली पतली हो, दोनों सेम ही होनी चाहिए। इमर्स बोथ द स्पून साइमल्टेनियसली इनटू द हॉट वाटर एंड लीव दैम अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब देखो दोनों चम्मचों को ऐसे गर्म पानी में डुबोना है और इसे थोड़ी मिनटों के लिए छोड़ देना है। नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून। अब धीरे से दोनों चम्मचों के जो ऊपर का हिस्सा है इसको टच करके देखो। यहाँ पर ये जो ऊपर का हिस्सा होगा दोनों चम्मचों का टच करके देखो। कुछ डिस्कशन पॉइंट है यहाँ पर। विच ऑफ द स्पून्स गेट हॉटर? कौन सी स्पून गर्म हुई है, स्टील वाली या फिर वुड वाली? व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस अबाउट हीट ट्रांसफ़र अलोंग द टू स्पून्स? और इस एक्सपेरिमेंट को करने से हमें क्या पता चला कि हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं, मेटल्स में जल्दी से होती हैं या फिर नॉन मेटल्स में जल्दी से होती हैं। यू मे हैव नोटिस दैट द मेटल स्पून इज़ हॉटर टू टच दैन द वुडन स्पून। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी आप ऐसे टच करके देखते हैं तो जो मेटल की स्पून है वो ज़्यादा गर्म मिलेगी आपको, ओके, लकड़ी वाली स्पून से। इवन तो बोथ स्पून्स आर इमर्स्ड इन द वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर एंड फॉर द सेम टाइम। जबकि दोनों स्पून एक ही क्वांटिटी की थी, एक ही जैसी थी, दोनों को सेम वाटर में डिप किया हुआ था और सेम टाइम के लिए डिप किया था, लेकिन फिर भी जो मेटल वाली स्पून थी वो ज़्यादा गर्म होगी। दिस शोज़, और इससे हमें पता चलता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है मेटल स्पून्स में, मेकिंग इट हॉटर, मेटल्स में हीट ट्रांसफ़र की वजह से वो ज़्यादा गर्म हो गई। इन कंट्रास्ट द वुडन स्पून ट्रांसफ़र हीट पुअरली, जबकि जो वुडन स्पून है उनमें हीट ट्रांसफ़र अच्छे से नहीं हो पाती है।
In such cases, the transfer of heat from one point to another of a material is called conduction. Okay, तो इस तरह के केसेस में हीट का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मटेरियल्स में हमने नीचे का हिस्सा डिप किया था चम्मच का, जबकि गर्म ऊपर से भी हो गई वो, ठीक है। तो इस तरह से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेटल्स में, उसको हम बोलते हैं कंडक्शंस। एंड मटेरियल्स दैट ट्रांसफ़र हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल्स जो इस तरह से हीट को ट्रांसफ़र करते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन के बेस पर कोई भी कह सकता है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, वेयरएज जबकि जो वुड होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। कंडक्टर मीन्स जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हीट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। Now we can understand why mostly metal vessels are used for cooking and their handles are made with wood or other materials that do not conduct heat। तो इसलिए आपने देखा होगा, अब हमें समझ में आया होगा कि जो अधिकतर खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो सभी मेटल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन उनके जो हैंडल्स होते हैं वो या तो लकड़ी के या फिर कुछ इस तरह के मटेरियल के बने होते हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। और इसके बारे में हम ज़्यादा कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? आपकी बुक में एक चैप्टर है हीट ट्रांसफ़र इन नेचर, उसमें हम और ज़्यादा इसके बारे में समझेंगे। अब 4 फीचर्स आप देख चुके हैं। नाउ कम टू द 5th फीचर, that is conduction of electricity। Have you ever seen an electrician using a screwdriver? क्या आपने कभी एक इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हुए देखा है? What type of material is used for making its handle? इसका हैंडल बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? अपने घर में भी कोई स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस देखिए, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? उसका जो हैंडल होगा वो मोस्टली प्लास्टिक का होगा। You may have ऑल्सो नोटिस द इलेक्ट्रीशियन वियरिंग रबर ग्लव्स। और आपने देखा भी होगा जो इलेक्ट्रीशियन घरों में काम करने के लिए आते हैं वो रबर के ग्लव्स पहने रखते हैं। वजह क्या होती है कि रबर जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे करंट नहीं लगता। एंड शूज़ वाइल वर्किंग, व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस? और इसका रीज़न बताना है। तो रीज़न कैसे पता चलेगा? एक्टिविटी करने से। ओके, तो यहाँ पे डिज़ाइन एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे हम। लास्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी वाला था उसमें हमने सर्किट बनाना सीखा था, तो यहाँ पे भी हम एक टेस्टर की तरह से एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। फिर हम उससे टेस्ट करेंगे कि क्या वजह होती है। लाइक द टेस्टर सर्किट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो अभी मैंने बताया कि पिछले चैप्टर में हमने सीखा था सर्किट बनाना। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द मटीरियल लिस्टेड बिलो एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन 4.2। तो सेम एक्टिविटी आपको करनी है, मटीरियल्स नीचे दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, और फिर आपको रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशंस को। तो आपको क्या क्या कलेक्ट करना है? फ्यू ऑब्जेक्ट्स, जैसे piece of aluminium foil, iron nail, lump of sulfur, a copper wire, a piece of coal, a piece of dry wood, a stone, an eraser made of rubber and a piece of nylon rope। okay, ये सभी सामान आपको इकट्ठे करने हैं। predict which of these could make the bulb of the tester glow and which could not। सबसे पहले तो आपको प्रेडिक्ट करना है इन सभी चीज़ों में कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ से जो बल्ब है वो हमारा जलने लग जाएगा और किस चीज़ से नहीं जल पाएगा। यहाँ पे इस तरह से ये टेबल दी हुई है, इसमें हमें फिल करना है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल। इधर की तरफ ऑब्जेक्ट और मटेरियल दिए हुए हैं। अभी मैं आपको पूरी एक कम्प्लीटली फिल्ड टेबल दे दूँगी, ठीक है। जो फिल हुई होगी उससे आप फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है, किसके थ्रू बल्ब जलेगा, और फिर यहाँ पे लिखना है कि कौन गुड कंडक्टर है और कौन पुअर कंडक्टर है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस चैप्टर को एक बार समझ लीजिए, जिससे आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहले टेबल देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिस्ट है पूरी की पूरी, जो जो सामान उसने बोला था कि ये सब सामान आपको इकट्ठा करना है। पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन नेल, लंप ऑफ सल्फर, कॉपर वायर, पीस ऑफ कोल, पीस ऑफ ड्राई वुड, स्टोन, इरेजर एंड नायलॉन रोप। अब देखो इनसे जब हम
कंडक्टर में लगाते हैं, इसको पूरे सर्किट में लगाते हैं, सबसे पहले हम एल्यूमिनियम फॉइल को लगाएंगे तो क्या होता है, बल्ब जल जाता है। तो यानी कि ये गुड कंडक्टर है। जिसे लगाने से बल्ब हमारा जलेगा, ग्लो करेगा, वो गुड कंडक्टर होगा, और जिसे लगाने से बल्ब ग्लो नहीं करेगा वो पुअर कंडक्टर माना जाएगा। ओके, नाउ आयरन नेल को लेते हैं, इससे भी बल्ब हमारा ग्लो कर गया तो ये भी गुड कंडक्टर रहेगा। लंप ऑफ सल्फर, बल्ब ग्लो नहीं किया, यानी कि ये पुअर कंडक्टर है। कॉपर वायर लिया, बल्ब ग्लो किया, तो ये गुड कंडक्टर है। आपने बहुत सारी घर की वायर्स भी देखी होंगी, उनमें भी कॉपर वायर लगी हुई होती है। नाउ टेक अ पीस ऑफ कोल, बल्ब डज नॉट ग्लो, सो दिस इज पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट इज ड्राई वुड, लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, इससे भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ तो ये भी पुअर कंडक्टर है। फिर स्टोन लिया, इससे भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो ये भी पुअर कंडक्टर है। इरेजर ली, इससे भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये भी पुअर कंडक्टर है। और नायलॉन रोप है, इससे भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो ये भी पुअर कंडक्टर है। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि जिन ऑब्जेक्ट्स से, जिन मटेरियल्स से बल्ब ग्लो करता है वो गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, नाउ आफ्टर वॉचिंग द टेबल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर मेक द बल्ब ग्लो, whereas sulfur, coal, wood, stone, eraser and nylon rope could not make it glow। तो अभी जैसा कि हमने टेबल में देखा कि केवल एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर से बल्ब जला हमारा, है ना, बल्ब ग्लो किया, जबकि बाकी के जो सामान थे उनमें से किसी से भी बल्ब ने ग्लो नहीं किया। डू यू सी एनी पैटर्न इन द ग्लोइंग ऑफ बल्ब व्हेन यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स इन एक्टिविटी 4.4? क्या आपको एक स्पेशल पैटर्न दिखा यहाँ पर जब आप बल्ब को जला के देख रहे थे? इट इज़ ऑब्जर्व्ड, इससे हमें ये ऑब्जर्वेशन हुई है कि ऑल द मटीरियल्स दैट मेक द बल्ब ग्लो आर मेटल्स। जितने भी मटीरियल्स से बल्ब ग्लो हुआ है वो सभी मेटल्स थे। ओके, मटीरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम ईजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे मटीरियल्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से ईजीली आने जाने देते हैं, फ्लो होने देते हैं, उन्हें हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इन कंट्रास्ट, जबकि मटीरियल्स दैट प्रिवेंट द बल्ब फ्रॉम ग्लोइंग बाय एनी अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो इस तरह के मटीरियल्स जो जिनकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं होता है, जो एक बैरियर की तरह काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बीच में और सर्किट्स के बीच में, वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे नहीं जाने देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट द प्लास्टिक कवरिंग ऑन स्क्रू ड्राइवर्स and rubber gloves protect the electrician from the electric shock because these materials are poor conductors of इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लास्टिक कवरिंग होती है स्क्रू ड्राइवर्स के ऊपर, पेचकस के ऊपर, प्लास के ऊपर, आपने देखा होगा प्लास्टिक के कवर्स होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो रबर के कवर्स पहने हुए होते हैं। वो क्यों पहने होते हैं? जिससे इनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, क्योंकि ये सभी मटेरियल पुअर कंडक्टर्स होते हैं। वी लर्न दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, मैलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इस तरह से हमने 5 फीचर्स देख लिए हैं यहाँ पर। नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल्स बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। अब हम आगे देखेंगे कि मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं जब उनके पास पानी और हवा होते हैं। इट मीन्स अगर हम मेटल को एयर की प्रेजेंस में रखें, हवा में रखें या पानी में रखें तो क्या चेंजेस हमें दिखाई देंगे, वो सब हम देखेंगे। लेकिन वो सब अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। अभी हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी चैप्टर्स। आई एम ट्राइंग टू मेक, थोड़ा टाइम दीजिए, इतने सारे चैप्टर्स हैं, आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और हमें एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा टाइम लगता है बट आई एम श्योर कि जल्दी ही सारा कोर्स कवर कर देंगे। सो प्लीज़ वेट फॉर दैट। जो मैंने अपलोड कर दिया है वो वीडियोस आप लोग देखिए और बताइए कैसी लग रही हैं। ओके, एंड इफ़ यू आर लविंग दिस वीडियोस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।